इतनी गुटबाजी आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली। सड़कों पे लड़ाइयां हैं, जूते बज रहे हैं, एक दूसरे के थप्पड़ मुक्के चल रहे हैं। ये हालात हरियाणा कांग्रेस के हैं। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की गुटबाजी है, सबको दिखती है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो मेरे ख्याल से ये गुटबाजी एकदम गायब हो जाती है। कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी उससे अछूत है। गुटबाजी बीजेपी में भी है। भाजपा ये मान के चल रही है कि उसकी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, तब हमारे 2024 के प्लान क्या होंगे, आगे के प्रमुख योजनाएं क्या होंगी, हम क्या घोषणाएं करने वाले हैं, ये उसके एजेंडे में अभी तक एक कागज पे नोट है। नंबर 1 और 2019 के बाद भी वो चुप नहीं बैठे। ये नहीं हुआ कि हाथ पे हाथ रख के बैठ के कि हम तो आए हैं। जब से वो लगातार तैयारी कर रही हैं, हर साल ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुनावी वर्ष हो रहा है। देखिए, जजपा के बारे में मेरा ये मानना है कि उसका जो एजेंडा है, लोकसभा चुनाव है ही नहीं। नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज जहां पर भी जाते हैं, हर जगह पर चर्चा चलती है चुनावों की। खासकर 2024 शुरू हो गया है और इसी साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। यानी कि हर चौपाल पर, हर बरगद के नीचे, हर चारपाई पर, यानी कि जहां पर भी चार आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, वहीं पर चर्चा शुरू हो जाती है कि लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा। बहरहाल हम मौजूद हैं, हम भी यही चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ चर्चा करने के लिए हरियाणा राज्य के चार बड़े बड़े अखबारों के संपादक मौजूद हैं। दिनेश भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, अनुराग अग्रवाल हैं, बंसल जी हैं और इसके साथ राजेश जैन हैं। और इन सब से हम चर्चा करेंगे कि 2024 में हरियाणा की राजनीति आखिर किस तरह करवट ले रही है। क्या भगवा लहराएगा या फिर भूपेंद्र हुड्डा, जिनके दम पर कांग्रेस कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले इन फाइटिंग यानी कि गुटबाजी की बात पहले ही शुरू हो जाती है। तो फिलहाल बातचीत शुरू करते हैं। दिनेश भारद्वाज जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। दिनेश जी, हरियाणा की राजनीति की चर्चा करते ही सबसे पहले ध्यान कांग्रेस की तरफ चला जाता है। मुख्य विपक्षी दल भी है और कांग्रेस चर्चा में क्यों रहती है? मैं ना कहूं तो आप अपने आप बोलेंगे। कांग्रेस चर्चा में इसलिए रहती है, कांग्रेस की गुटबाजी उसको चर्चा में बनाए रखती है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो गुटबाजी से बाहर नहीं निकल पाई है। हरियाणा से बाहर भी अगर आप देखेंगे, कांग्रेस जब भी सरकार में आई है, कांग्रेस की वजह से कभी नहीं आई है, पब्लिक की वजह से आई है। पब्लिक ही कांग्रेस को सरकार में लाती है। हरियाणा के जो हालात हैं आज की डेट में, वो इससे बुरे हालात आज से पहले कभी हुए भी नहीं। इतनी गुटबाजी आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली। सड़कों पे लड़ाइयां हैं, जूते बज रहे हैं, एक दूसरे के थप्पड़ मुक्के चल रहे हैं। ये हालात हरियाणा कांग्रेस के हैं। तो इस पोजीशन में ये 10 सीटें जीतने का दम कांग्रेस कैसे भर सकती है? बिल्कुल सही बात आपने कही। पहले कांग्रेस पे ही चर्चा कर लेते हैं चारों पत्रकारों से। कांग्रेस का, जैसे दिनेश ने बताया, क्या कितने सहमत आप इस बात से? मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की गुटबाजी है, सबको दिखती है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो मेरे ख्याल से ये गुटबाजी एकदम गायब हो जाती है। जो वोट डलता है वो कांग्रेस को डलता है। इसलिए मेरा ये मानना ये है कि आज की जो गुटबाजी है उसको सिर्फ जो उसके विरोधी दल है कांग्रेस को, जो ये सोचते हैं कि वे सत्ता से हम बाहर कर देंगे, उनको इस गुटबाजी को सिर्फ एक सामान्य तौर पे नहीं लेना चाहिए। उनको ये महसूस करना चाहिए कि ऐन वक्त पे ये एकजुट हो जाते हैं और ये जो लड़ाई जूतम पेजार ये सिर्फ टिकटों तक होती है। बाद में जो होता है कि एक रणनीति के तहत कांग्रेस लड़ती है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी को इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, अपनी व्यू रचना अपने आप बनानी होगी। बिल्कुल सही आपने कहा। दीपक जी, दिनेश की बात आपने सुनी, अनुराग जी की बात आपने सुनी। सवाल ये है, ये लड़ाई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार इन्हीं चुनाव में हुई है, क्योंकि कांग्रेस का अगर राजनीतिक उदय की बात करें तो हम तो जब से हमने होश संभाला है कांग्रेस में गुटबाजी ही देखते आए हैं। चाहे वो भजनलाल रहे हों, चाहे वो शमशेर सिंह सुरजेवाला रहे हों, किसी भी बड़े नेता का आप उठा लीजिए, गुट हमेशा से रहे हैं। तो इस गुटबाजी क्या ये कांग्रेस को ले डूबेगी, या फिर जो अनुराग जी कह रहे थे, दिनेश जी कह रहे, क्या कहाँ सहमत होते हैं? चौहान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने भी जब से राजनीति को देखा है, कांग्रेस में शुरू से गुटबाजी देखते आए हैं। चाहे भजनलाल का दौर रहा हो, बंसीलाल का दौर रहा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पहली बार सीएम बने तब भी कांग्रेस में गुटबाजी थी। वीरेंद्र सिंह का अलग धड़ा था, 3-4 धड़े थे तब, मगर 2009 में फिर कांग्रेस सत्ता में आई। 2014 में भी गुटबाजी थी और गुटबाजी आज भी है, बट माहौल को देखते हुए कांग्रेस को सुधार की जरूरत है। जैन साहब,
तीन विचार आपने सुन लिए। क्या आपको लगता है कि इस गुटबाजी का सिवाय नुकसान के कोई फायदा भी आपको लगता है कि कहीं किसी तरीके से फायदा हो सकता है? कि आपने कई मुख्यमंत्री के चेहरे दे दिए। रणदीप सुरजेवाला क्लेम करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कुमारी शैलजा कहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अजय यादव कहते हैं कि हम चौधर लाएंगे। क्या आपको लगता है कि इसका कोई पॉजिटिव भी वो जाता है कि राजनीतिक रूप से, क्योंकि कांग्रेस का भी चेहरा घोषित करती नहीं है मुख्यमंत्री का? देखो जी, क्या है कि कांग्रेस में जब गुटबाजी होती है तो कुछ नेता ऐसे होते हैं जो घर बैठकर एसी में बैठकर काम करते हैं, लेकिन वो धरातल पर काम करते नहीं। वो चाहते हैं कि काम कोई और करे, कुर्सी उनको मिल जाए। तो ऐसे में क्या कांग्रेस कैसे उभर कर आएगी? सबसे बड़ी बात तो यही है कि कांग्रेस हमेशा से ही जो बड़े नेता होते हैं वो घर में ज्यादातर बैठकर एसी में बैठकर काम करते हैं, और जो धरातल पर काम करते हैं उनकी कुर्सी छीनने के लिए वो हमेशा गुटबाजी अपनी। तो ये कांग्रेस की बात थी। भारद्वाज जी यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस की वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों चीजों पर चर्चा हुई। अग्रवाल जी ने कहा कि इस चीज को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कांग्रेस लड़ रही है तो इसी वजह से हारेगी ही हारेगी, क्योंकि ये कांग्रेस का एक स्टाइल है। शुरुआती दौर से ही कांग्रेस में इनफाइटिंग हमेशा रही है। अब सबसे बड़ी पार्टी है देश की, दुनिया का दावा किया जाता है, सत्ता में है, डबल इंजन भी है, डबल इंजन प्लस में एक मोराल बना हुआ है। राजस्थान में जीती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस मोराल का क्या भारतीय जनता पार्टी को और कॉन्फिडेंस ले डूबेगा, या फिर ये मोराल उनके लिए एक ताकत बनेगी? सत्येंद्र जी, पहले तो मैं गुटबाजी की आपकी बात क्लियर कर दूं कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी उससे अछूती है। गुटबाजी बीजेपी में भी है, लेकिन बात है अनुशासन की। कांग्रेस में अनुशासन कहने भर को है, अनुशासन रियलिटी में नहीं है। आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 3 स्टेट के रिजल्ट देख लीजिएगा। 3 स्टेट में 3 बड़े चेहरे थे। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह। तीनों को साइडलाइन कर दिया गया। नए फेस चीफ मिनिस्टर के बीजेपी लेके आई है। क्या कहीं से भी आपको किसी भी तरह की विद्रोह, अगर यही कांग्रेस में होता तो पार्टी टूट जाती? पार्टी टूट जाती। आप एग्जाम्पल देखिएगा कि माधवराज सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए ना। क्यों गए? चीफ मिनिस्टर का फेस थे, वो भी उनका क्लेम था। यही हालात राजस्थान में सचिन पायलट के और गहलोत के रहे हैं। बीजेपी में जब की पार्टी हाईकमान जब एक आदमी का नाम तय कर देती है, पूरी पार्टी उसके साथ लग जाती है, उसमें विद्रोह नहीं होता। लेकिन कांग्रेस में इसके उलट होता है हमेशा। अब आप पूछ रहे थे बीजेपी का। बीजेपी के साथ क्या है कि बीजेपी माइक्रो लेवल पे जाके काम करती है। बीजेपी की जो मैनेजमेंट है उसका कोई सानी नहीं है। बीजेपी रोज चुनाव की तैयारी करती है और रोज चुनाव लड़ती है। कांग्रेस में क्या है, जब चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं उस टाइम वो फाइटिंग के मूड में आते हैं। तो पहले अपने आप से लड़ते हैं, पहले खुद से लड़ते रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं। हाँ, बीजेपी 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है। ऐसा नहीं है, बीजेपी 2029 की प्लान भी साथ लेके चल रही है। उसको पता है कि 29 में क्या करना है। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी की जो मैनेजमेंट है उसका कोई मुकाबला कांग्रेस आज की डेट में करने की पोजीशन में मेरे हिसाब से नहीं है। बहुत बढ़िया आपने कहा। अग्रवाल जी, यही सवाल आपसे। भाजपा के लिए आप भाजपा को ओवर कॉन्फिडेंस पार्टी कहते हैं या फिर ताकत से भरी हुई पार्टी आज आपको नजर आ रही है? देखिए, जब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जब तक चुनाव नतीजे नहीं आए थे, तब तक ये तो एक आवाज थी पूरे देश में कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। लेकिन हरियाणा को लेके कहीं ना कहीं इंटरनल कांग्रेस बहुत आत्मविश्वास में थी और भाजपाइयों का थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से समझ लीजिए या कैसे समझ लीजिए कि ये लगता था कि शायद मुश्किल हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो काम तो कर रहे थे लगातार। जब रिजल्ट आए तो उनका जो धरातल का काम था वो एकदम सामने कॉन्फिडेंस के रूप में एकदम बाहर आ गया। और आप ये देखिए कि भाजपा किस तरह से तैयारी करती है अपने चुनाव की कि 2024 में भाजपा ये मान के चल रही है कि उसकी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तब हमारे 2024 के प्लान क्या होंगे, आगे के प्रमुख योजनाएं क्या होंगी, हम क्या घोषणाएं करने वाले हैं, ये उसके एजेंडे में अभी तक एक कागज पे नोट है। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि साथ के साथ वो 2047 की बात करते हैं मोदी जी, और मनोहर लाल जी करते हैं 2029 की बात। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा एक योजनाबद्ध तरीके से चुनावी रणनीति को अपनाती है, उस पर काम करती है। और रही जो अभी गुटबाजी की बात हो रही थी, भाजपा में
बहुत सारे अलग अलग नाम है, बड़े नाम है, चेहरे हैं, लेकिन अगर नेतृत्व है तो नेतृत्व है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनोहर लाल जी को रोज हटा के सोते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि उनके किसी भी मनोहर लाल उनको जी पता है कि ऊपर से जो है कमान ढीली कर दी जाएगी अगर आपने कुछ भी बोला। नहीं, ये तो एक एंगल है जो आप कह रहे हो। एक पक्ष इसका ये भी है कि उनके पास जितने भी मनोहर लाल जी के विरोधी है, उनके पास किसी के पास कोई ऐसा कारण, सबूत या कोई प्रमाण ऐसा नहीं है जिससे वो उनको दागी साबित कर सके हाईकमान की नजर में। मतलब कहने का मतलब यह है कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनको बिल्कुल हूबहू वो धरातल पे उतार रहे हैं, और इसका पार्टी को कहीं ना कहीं लाभ मिलने की पूरी संभावना है। भाजपा के बारे में दीपक जी। भाजपा, आप चौहान साहब आप कह रहे थे कि भाजपा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस भाजपा का 2019 में भी देखो तो 10 की 10 सीटें हरियाणा में आई थी, तो आत्मविश्वास तो बनता ही है। और 2019 के बाद भी वो चुप नहीं बैठे, ये नहीं हुआ कि हाथ पे हाथ रख के बैठ के कि हम तो आए हैं। जब से वो लगातार तैयारी कर रही हैं, हर साल ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुनावी वर्ष हो रहा हो, चुनाव की तैयारियां। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड पे है और एक स्ट्रेटेजी के तहत चुनाव प्रचार करती है। आप क्या कहेंगे भाजपा के बारे में? भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो मजबूत हैं। वो शुरू से लेके चुनाव जीतने से लेके और अगले चुनाव तक काम करते हैं फील्ड में, कभी भी घर बैठकर काम नहीं करते। तो यही कारण है कि बीजेपी एक देश में मजबूत पार्टी बनकर उभरी है, जिस कारण आज भी मोदी के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। कांग्रेस और भाजपा के अलावा छोटा छोटा सा एक राउंड लेते हैं। जजपा आईएनएलडी। जजपा आईएनएलडी, जजपा सरकार में साझीदार है पिछले 4 साल से। चुनाव तक साझीदार रहेगी? चुनाव में तो साझीदार नहीं होगी, इसके अनुमान आ रहे हैं सामने। सिर्फ अनुमान है अभी तो, आप लोकसभा तक एटलीस्ट कुछ नहीं कह सकते। अगर जो भी डिसाइड होगा लोकसभा में होगा, और वो भी सीटों पे हो सकता है आज की डेट में। चलिए, सत्ता पक्ष के अलावा जजपा को आप कितनी बड़ी ताकत और साथ में आईएनएलडी को कितनी बड़ी ताकत मानते हैं हरियाणा के अंदर? आईएनएलडी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। मैं जजपा का 2024 की जहां तक बात है, मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन 2029 में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, जजपा के बारे में मेरा ये मानना है कि उसका जो एजेंडा है, लोकसभा चुनाव है ही नहीं। वो तो एक एनडीए के सहयोगी दल, भाजपा के सहयोगी दल के नाते उसको ये उम्मीद है कि जहाँ पे उनके दुष्यंत चौटाला जी के पिताजी हैं, अजय सिंह चौटाला जी, वो भिवानी में सांसद रहे हैं, हिसार में वो सांसद खुद रहे हैं दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला ने सोनीपत से भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो ये 3 ऐसी जो सीटें हैं जहाँ पे यह माना जाता है कि ये जहाँ पे इंटरकास्ट फाइट भी होती है, तो ये भाजपा के सामने एक दावेदारी पेश करेंगे कि हमें सीट दे दो। अगर भाजपा नहीं देगी इनको सीट, तो इनमें इतनी अभी आज की तारीख में इतना दम नहीं है कि ये कह दे कि ठीक है जी, अच्छा नमस्ते, हम चलते हैं। आप क्या कहेंगे? लोकसभा चुनावों में देखो तो जजपा की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देती, और जजपा का भी जो तैयारियां चल रही हैं वो ठीक है कि 4 सीटों पे वो फोकस करके चल रही है लोकसभा की, बट वो विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी कर रही है। जजपा और आईएनएलडी। जजपा सरकार में साथ दे रही है, लेकिन जजपा वालों को ये नहीं लग रहा कि चुनाव उनके गठबंधन के साथ होंगे। वो खुद ही इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। अक्सर बीजेपी उनका साथ देगी नहीं देगी, वो कैसे तैयारी करे, अलग से तैयारी करे या गठबंधन के तौर पर तैयारी करे, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो बहरहाल आपने चर्चा देखी, 4 बड़े संपादक हमारे साथ मौजूद हैं और चर्चा करी है। अब एक आखिरी राउंड और फाइनल। अगर 10 सीटों की बात करें, 10 में से आपको क्या नजर आ रहा है आज के दिन हरियाणा में? हरियाणा में 10 सीट पिछली बार 2019 में 10 की 10 आई थी। अब की बार आसार, अनुमान, अंदाजा? सिकंदर जी क्या कह सकते हैं, अभी तो ये कैलकुलेशंस के खेल हैं, समीकरण के खेल हैं। क्या समीकरण बनते हैं, कौन कैंडिडेट आते हैं, कैसी फाइट होती है, उसके बाद डिसाइड होएगा ना। आज की डेट में आप सीटों को ये कह पाए कि 8-2 रहेंगी, 9-1 रहेगी, 5-5 रहेंगी, इट्स इम्पॉसिबल। पहली बात तो सत्येंद्र जी, मैं संपादक नहीं हूँ, मैं स्टेट ब्यूरो चीफ हूँ दैनिक जागरण का। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है, इंडियन नेशनल लोक दल है,
वो भी अपनी अपनी, जैसे कि हरियाणा में एक परंपरा है कास्ट पॉलिटिक्स की, जिसको भाजपा कहती है कि हमने खत्म किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खत्म ये होगी, कभी खत्म हो नहीं सकती। तो इन दोनों दलों को भी नजरअंदाज करने की किसी को मतलब एहसास नहीं करना चाहिए कि नजरअंदाज है। ये जहां पे थोड़े बहुते वोट झुकेंगे वहां पे असर पड़ेगा। अगर मैं सीधे सीधे आपसे पूछूं, देखिए मोदी जी का प्रभाव है, राम में पूरा देश हुआ पड़ा है, क्या भाजपा आज लोकसभा चुनाव में आपको अन्य दलों से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, या कोई चुनावी आपको कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा है? फाइट है? देखो, मुझे ये लगता है कि भाजपा करीब 70 से 80% चेहरे इस लोकसभा चुनाव में अपने बदलने जा रही है, और चेहरे बदलेंगी तो जो एंटी इनकम्बेंसी है कुछ सांसदों की वो दूर होगी, तो भाजपा को इसका फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं। नंबर एक बात। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस भी 10 सीटें जीत के सोती है। इवन आप अभय चौटाला का कॉन्फिडेंस देखो, रात को वो कहते हैं कि सरकार हमारी बनेगी, जेजेपी कहते हैं कि 2029 में हम सरकार बनाएंगे। भाजपा तो प्रकाश चौटाला जी कहते हैं कि शायद अभी बन जाए, इस चुनाव से पहले ही मिल सकती है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है राजनीतिक दलों का, ये बने रहना चाहिए। सब भाजपा कहती है कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। सबका कॉन्फिडेंस बना रहे, बढ़िया है, अच्छी बात है। भाजपा को अन्य दलों से आगे मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आज आज की तारीख में तो स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है, और राजनीति है तो कब क्या खेल हो जाए क्या पता, पहले रात क्या बदल जाए स्थिति। जैन साहब, हाँ जी। जो मुख्यमंत्री ने जन संवाद किया पूरे हरियाणा में, उससे भाजपा को काफी फायदा मिला है। तो ऐसा लग रहा है कि करीब 9 सीटें बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। तो ये चर्चा हरियाणा के लोकसभा की 10 सीटों पर हमने की है। हमने जेजेपी के बारे में बात की है, आईएनएलडी के बारे में बात की है, कांग्रेस के बारे में बात की है, भाजपा के बारे में बात की है। बहरहाल निकल के ये आ रहा है कि चुनावी जो लड़ाई है उसको कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, और ये खेल ताश के पत्तों की तरह है। आपके आगे कौन होगा, कैंडिडेट कौन होगा, उस समय के समीकरण क्या होंगे, और उस समय पर राज्य में हालात क्या होंगे, बहरहाल ये सब कुछ बदल सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अभी तक भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा कहीं ना कहीं अन्य दलों की अपेक्षा में भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही। बाकी चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।